हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशनर और वहाँ पे क्या है, कूलिंग की प्रॉब्लम है, बार बार कंप्रेसर जो होता है ट्रिप होके बंद हो जाता है। ये फॉल्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन में। तो आपके सामने मैं क्या है 10 रीज़न आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, और आपके सामने भी अगर ये फॉल्ट आ रहा है, कूलिंग की प्रॉब्लम हो रही है और कंप्रेसर आपका कट ऑफ हो जाता है, तब आप स्टेप बाय स्टेप कैसे चेकआउट कर सकते हैं। तो मैंने टोटल इसमें 10 रीज़न लिए। आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप सारे क्लियर कर दूंगा मैं आपको, और आप क्या करें, बस इस वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा वॉच कर लें, जिससे कि मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन दूँ वो अच्छे से समझ आ जाए। टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। रीज़न नंबर 1, अगर आपका एयर कंडीशन है और वहाँ पे क्या है, जो इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन है और वहाँ पे क्या है, आपका फिल्टर चोक है या फिर आपका कंडेंसर, हीटिंग कंडेंसर आउटडोर यूनिट में जो लगा होता है वो चोक है, तब आपका कंप्रेसर ट्रिप होकर बंद हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, अगर आपका फिल्टर चोक है तो वो एयर को सक नहीं करेगा बिलोर, और आपका जो होगा एपोरेटर वहाँ पे आइस आना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपका हीटिंग कंडेंसर चोक है तो वहाँ पे क्या होगा, आपका हीटिंग कंडेंसर जो होगा एयर को सक नहीं करेगा, और वहाँ पे क्या होगा, आपका कंप्रेसर ट्रिप होकर बंद हो जाएगा, क्योंकि हेड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आप सबसे पहले चेकआउट करें कि आपका जो एयर कंडीशन है वो सर्विस प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, ब्लोअर गंदा नहीं होना चाहिए, एपोरेटर गंदा नहीं होना चाहिए, और आपका आउटर यूनिट नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये चेकआउट कर लें। फर्स्ट टाइम जब जाएंगे तो अगर आपका कंप्रेसर ट्रिप हो रहा है तो सबसे पहले ये चेकआउट करेंगे। रीज़न नंबर 2, अगर आपका एयर कंडीशन है उसके बाद भी वहाँ पे ट्रिप होके बंद हो जाता है कंप्रेस, तो आप चेकआउट करेंगे कि आपके वोल्टेज जो होना चाहिए प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। ऐसा होता है कि आपके वोल्टेज जो होते हैं 220, आप जब चेकआउट करते हैं 220 से 230 वोल्ट AC दिखाता है, बट वहाँ पे क्या होता है, रनिंग कंडीशन में जब कंप्रेसर चलता है तो 5-10 मिनट चलता है, उसके बाद जो रनिंग वोल्टेज होते हैं वहाँ पे क्या होता है, फ्लक्चुएट होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, अप डाउन होते हैं वोल्टेज। तो वहाँ पे ये दिक्कत आती है कि आपका कंप्रेसर ट्रिप होके बंद हो जाएगा। इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन में ये दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही है। और वहाँ पे क्या होता है, जब आप वोल्टेज चेक करेंगे तो आउटडोर यूनिट में रनिंग में चेक करेंगे कि लगभग आप 10-5 मिनट तक आप रनिंग में वहाँ पे मीटर लगाएंगे, वोल्टेज मतलब सेट करेंगे मीटर को वोल्टेज पे, AC वोल्ट पे, फिर आप आउटडोर यूनिट पे वोल्टेज देखेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, ये फॉल्ट आ रहा है कि वहाँ पे 170-160 वोल्ट आ रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपका कंप्रेसर ट्रिप होके बंद हो जाएगा। तो आप वोल्टेज रनिंग में चेकआउट कर लें। वैसे आप चेकआउट करते हैं किसी बोर्ड में या फिर मेन सप्लाई चेकआउट करते हैं तो वहाँ पे वोल्टेज ठीक दिखाता है, बट रनिंग में ये दिक्कत आ रही है, तो आप इसको चेकआउट कर लें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। रीज़न नंबर 3, अगर आपका एयर कंडीशन है और वहाँ पे क्या है, गैस ओवर होगी, रेफ्रिजरेंट ओवर होगी इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन में, तब कंप्रेसर ट्रिप होके बंद हो जाएगा। तो आप क्या है, उसको गैस मीटर लगाएं, उसके बाद आप देख लें कोई भी गैस हो, चाहे R32A रेफ्रिजरेंट हो फिर R410A रेफ्रिजरेंट हो, तो आप अगर गैस ओवर होती है इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन में तो आपका कंप्रेसर ट्रिप होके बंद हो जाएगा। तो आप गैस देख लें, अगर गैस ओवर है तो आप उसको कम कर दें और आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। या फिर आपका जो एयर कंडीशन है कहीं से मतलब पाइप बैंड हो जाता है, तब ये दिक्कत आती है कि पाइप बैंड है, तब भी वहाँ पे है मतलब गैस का प्रेशर जो होगा बहुत ज़्यादा दिखाएगा। तो आप देख लें स्टेप बाय स्टेप चेकआउट करके कि अंडरग्राउंड पाइपिंग पड़ी होती है तब ये दिक्कत आती है। रीज़न नंबर 4, अगर आपका एयर कंडीशन कहीं से चोक होगा, चोकिंग की प्रॉब्लम होगी, तब भी ये दिक्कत आएगी कि आपका कंप्रेसर जो होगा वो ट्रिप होके बंद हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, चोकिंग की जब प्रॉब्लम होती है, चोकिंग की प्रॉब्लम आप देख लें कि ऑयल चढ़ा नहीं होना चाहिए, अगर ऑयल होगा तब भी वहाँ पे चोक होगा। या फिर आपके एयर कंडीशन में कहीं भी पूरे सिस्टम में कहीं पानी होगा, चाहे वो इंडोर हो या फिर पाइपिंग हो या फिर आपका आउटडोर यूनिट हो, तो आप स्टेप बाय स्टेप इसको चेकआउट कर लें। अगर वहाँ पे पानी होगा तब आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वहाँ पे आइस जमना स्टार्ट हो जाएगी, वहाँ पे पानी होगा वहाँ पे आइस जमना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि वहाँ पे क्या है, आपका जब रेफ्रिजरेंट चलेगी तो उसके बाद क्या होगा, जो पानी का वो कन्वर्ट हो जाएगा आइस में, तो गैस का प्रॉपर तरीके से सर्कुलेशन नहीं होगा और आपका कंप्रेसर ट्रिप होके बंद हो जाएगा। या आपका ऑयल चढ़ा हुआ है तो वहाँ पे क्या होगा, तब भी वहाँ पे नमी आएगी, तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपका कैपेसिटिव हो सकता है, आपका ड्रायर हो सकता है, या फिर इंडोर में कहीं भी लीक चोकिंग हो सकती है। तो आप स्टेप बाय स्टेप इसको चेकआउट कर लें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। रीज़न नंबर 5, अगर आपका इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन हो, वहाँ पे क्या है, गैस कम है, रेफ्रिजरेंट कम है, तब भी वहाँ पे कंप्रेसर आपका ट्रिप होके बंद हो जाएगा। अगर आपकी गैस जो है लगभग 40% है तो वहाँ पे आपका कंप्रेसर ट्रिप होके बंद हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जब रेफ्रिजरेंट लीक होती है या फिर रेफ्रिजरेंट जो होती है वो कम होती है, तब ये दिक्कत आती है इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन में, बट नॉन इन्वर्टर में ये दिक्कत नहीं आती। अगर आपका इन्वर्टर मॉडल है तब वो
कट ऑफ हो जाएगा एसी। तो आप देख लें गेज मीटर लगा के कि आपकी रेफ्रिजरेंट कम होगी। और दूसरी पहचान ये है, अगर रेफ्रिजरेंट कम होगी तो आपका जो डिस्चार्ज वाला पाइप है, क्वार्टर लिक्विड वाला पाइप है, वहाँ पे आइस आना स्टार्ट हो जाएगी। जो पतला वाला पाइप है वहाँ पे आइस आना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वहाँ पे रेफ्रिजरेंट कम है। अगर कम है तो आप जो रेफ्रिजरेंट है उसको निकाल के उसके बाद प्रॉपर तरीके से वैक्यूम करेंगे, उसके बाद गैस को चार्ज करेंगे। रीज़न नंबर 6, अगर आपका एयर कंडीशन में कहीं भी वायरिंग लूज़ है या फिर मेन वायर लूज़ है, जो आपका कंप्रेसर है इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन का, वहाँ पे क्या है जैक लूज़ है, या फिर उसकी जो UBW है वहाँ पे आपके प्रॉपर तरीके से थिम्बल अटैच नहीं है, लूजिंग है, तब भी आपका कंप्रेसर ट्रिप होकर बंद हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर तरीके से वोल्टेज नहीं मिलेंगी तब ये दिक्कत आएगी। तो मेन सप्लाई से A to Z जहाँ पे आपका जो एंड है या फिर आपका इंडोर टू आउटडोर वायरिंग है, तो वो प्रॉपर तरीके से वायरिंग चेक आउट कर लें कि कहीं पे लूजिंग नहीं होना चाहिए। अगर लूजिंग होगी तो आपका कंप्रेसर चलेगा, ट्रिप होगा, फिर बंद हो जाएगा, तो ये दिक्कत आती है। तो आप इसको वायरिंग को स्टेप बाय स्टेप चेक कर लें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। रीज़न नंबर 7, अगर आपका इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन हो, वहाँ पे क्या है आप प्रॉपर तरीके से वैक्यूम नहीं करते हैं, आप रेफ्रिजरेंट चार्ज कर देते हैं, या फिर आप क्या करते हैं हाफ गैस को चार्ज कर देते हैं। तो आप पे क्या होता है, आप जब हाफ गैस चार्ज करेंगे उसके बाद ये दिक्कत आती है कि आपका वैक्यूम नहीं होता है और पाइपिंग में थोड़ा बहुत एयर होती है। फिर गैस चार्ज करते हैं उस समय आपकी थोड़ी बहुत एयर या नमी चली जाती है, तब ये दिक्कत आती है। तो वहाँ पे क्या होगा, जो रिटर्न होगी वो प्रॉपर तरीके से नहीं आएगी और आपका रेफ्रिजरेंट जो होगा वो पूरा दिखाएगा स्टैंडिंग रनिंग, बट वहाँ पे क्या है बस कूलिंग नहीं होगी। कूलिंग जब नहीं होगी क्योंकि आपने वैक्यूम नहीं किया है। तो आप कभी भी गैस को टॉप अप ना करें R32 और R410, ये कूलिंग बिल्कुल नहीं होगी जब तक आप वैक्यूम नहीं करेंगे। तो आप जो भी रेफ्रिजरेंट है आप कस्टमर से आप बोल दें कि रेफ्रिजरेंट जो होगी इसमें पूरी फिलअप होगी और हम ये रिस्की काम नहीं करेंगे। अगर आप कराना चाहते हैं तो इसमें कूलिंग बिल्कुल नहीं होगी। तो ये चीज़ पहले ही आप कस्टमर को आगाह कर दें, जिससे कि पहली बात तो आप ये जो है टॉपअप गैस ही नहीं करें, गैस को टॉपअप ना करें। पूरी गैस जो भी है उसमें वो सारी गैस निकाल के उसके बाद आप कंप्लीट गैस को फिलअप करें। पहले वैक्यूम करें प्रॉपर तरीके से, उसके बाद गैस फिलअप करें, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी और कूलिंग भी बेटर करेगा और कंप्रेसर भी ट्रिप नहीं होगा। क्योंकि वैक्यूम नहीं करते हैं तो वहाँ पे एयर चली जाती है, इस वजह से कंप्रेसर ट्रिप होकर बंद हो जाता है। तो आप वैक्यूम करके उसके बाद गैस को चार्ज करें। रीज़न नंबर 8, अगर आपका आउटडोर यूनिट का फ़ैन मोटर है वो वहाँ पे क्या है उसकी स्पीड स्लो होगी, या फिर उसकी बेंडिंग फॉल्ट होगी, या फिर उसका जो है जैक लूज़ होगा और प्रॉपर तरीके से स्पीड ऑड नहीं करे, या फिर आपका आउटडोर यूनिट का फ़ैन मोटर नहीं चलेगा, तब ये दिक्कत आएगी। वहाँ पे आपका जो कंप्रेसर है वो ट्रिप होके बंद हो जाएगा और कूलिंग नहीं होगी। थोड़ी बहुत देर कूलिंग होगी फिर वो ट्रिप होके बंद हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा हीटिंग आपकी आउटडोर यूनिट ऑड नहीं करेगा, तब ये दिक्कत आएगी। बात आपको इंडोर का जो ब्लोअर मोटर होता है अगर उसकी स्पीड स्लो होगी, सर्विस नहीं होगी, तब ये दिक्कत आएगी। प्लस आपकी स्पीड लो होगी तब ये दिक्कत आएगी। अगर आपका ब्लोअर मोटर नहीं चल रहा है तब ये दिक्कत आएगी। तो आप आउटडोर टू इंडोर दोनों की मोटरिंग चेक कर लें, ब्लोअर मोटर और आउटडोर यूनिट की फ़ैन मोटर कि प्रॉपर तरीके से एयर आना चाहिए। अगर नहीं आएगी तब ये दिक्कत आएगी, आपका कंप्रेसर ट्रिप होके बंद हो जाएगा। रीज़न नंबर 9, अगर आपका जो अम्बाइन टेम्परेचर सेंसर होता है, जो बैक साइड सेंसर लगा होता है, ये सेंसर काम क्या करता है पहले तो आप ये समझ लें कि ये सेंसर जो होता है बाहर के टेम्परेचर को देखता है। अगर बाहर का टेम्परेचर ठीक है और नॉर्मली है तो उसके हिसाब से ये जो मोटर होती है आउटडोर यूनिट की मोटर उसे कमांड देता है, फिर ये स्पीड उस सेंसर के कमांड से चलती है। अगर वहाँ का बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा, बाहर का टेम्परेचर बहुत होगा, मतलब 45 होगा या फिर 50 होगा, तो ये जो सेंसर होता है एम्बाइंट टेम्परेचर सेंसर, ये फ़ैन की स्पीड को बढ़ा देता है। अगर बाहर का टेम्परेचर ठीक होगा तो ये आउटडोर यूनिट की फ़ैन की स्पीड को कम कर देता है। तो ये जो सेंसर होता है अगर सेंसर के ऊपर कोई टेपिंग वगैरह लग जाए या फिर सेंसर जो होता है किसी चीज़ से ढक जाए तब ये दिक्कत आती है। तो वो सेंस नहीं कर पाता है बाहर की टेम्परेचर को और कम जो आपकी मोटर होती है 10-15 मिनट चलती है, उसके बाद स्पीड उसकी लो हो जाती है। तो आप ये चेकआउट कर लें कि वहाँ पे जो सेंसर होता है वो सेंसर प्रॉपर तरीके से ओपन होना चाहिए, जो आउटडोर यूनिट में बैक साइड जैसे लगा होता है। तो अगर सेंसर का वायर कट जाता है या फिर सेंसर का जैक निकल जाता है सर्विस के दौरान, तब ये दिक्कत आती है। आपका जो आउटडोर यूनिट की मोटर होती है थोड़ी देर चलेगी, बंद हो जाएगी, या फिर वो जो इंडोर यूनिट है वहाँ पे एरो कोड शो होने लगेगा, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। अम्बाइन टेम्परेचर सेंसर का एरो कोड शो होने लगेगा। तो आप जो अम्बाइन टेम्परेचर सेंसर है उसको आप देख लें कि वो कहीं हाइड नहीं हो। तो आप ये सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप चेक कर लें, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। रीज़न नंबर 10, अगर आपका इन्वर्टर मॉडल एयर कंडीशन हो, वहाँ पे क्या है आपके जो एलन की बॉल है, चाहे वो आपका लिक्विड वाला बॉल हो या फिर
सक्शन वाला वाल्व हो। अगर इन दोनों वाल्वों में अगर एक भी वाल्व बंद है तो आपका कंप्रेसर ट्रिप होकर बंद हो जाएगा। तो आप देख लें कि हमारा लिक्विड वाला वाल्व है वो ओपन होना चाहिए और हमारा जो सक्शन वाला वाल्व है वो दोनों ओपन होना चाहिए। अगर दोनों में से एक भी ओपन नहीं हुआ, सबसे पहले तो आप विजिट करते हैं तो आप देख लें अगर न्यू सेट है तो दोनों वाल्व ओपन होना चाहिए। अगर ओपन नहीं होते तो पहले आप वो देखें, उसको ओपन करें। उसके बाद अगर कहीं भी आप विजिट करते हैं तो आप एक चीज़ को और ध्यान रखें कि वहाँ पे प्रेशर नहीं होना चाहिए, नाइट्रोजन प्रेशर या फिर एयर प्रेशर, क्योंकि वहाँ पे जब एसी आप ऑन कर देंगे तो नाइट्रोजन प्रेशर का जो प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो आप उसको चेकआउट कर लें कि प्रेशर वहाँ पे नाइट्रोजन नहीं होना चाहिए। या फिर आप कस्टमर से ये पूछ लें कि अगर फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या है, कोई टेक्नीशियन तो नहीं आया। तो आप होशियारी से काम करें, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आप वहाँ पे देख लें कि वॉल आपके ओपन होना चाहिए। अगर वॉल ओपन नहीं होंगे तो वहाँ पे कंप्रेसर ट्रिप होके बंद हो जाएगा और कंप्रेसर ट्रिप होके बंद हो जाएगा। और ये भी रिस्क रहता है, वहाँ पे कंप्रेसर फटने के चांसेस रहते हैं। तो आप देख लें पहले अपने हिसाब से कि जब भी जाएँ कहीं भी न्यू सेट में पहले आप दोनों वॉल ओपन होना चाहिए, तभी ये काम करना स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगेगी? अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न्यू विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।